हेलो बच्चों, हमने कूलाम का नियम खत्म कर लिया था। हम पढ़ रहे थे अभी तक यूपी बोर्ड क्लास 12 का पहला चैप्टर कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र, जिसमें हमने कूलाम का नियम, आवेश की खोज कब हुई, तो कूलाम का नियम क्या होता है, कूलाम के नियम के फॉर्मूले संबंधित छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीजें हमने पढ़ ली थी। गुरुत्वाकर्षण बल, वैद्युत बल में तुलना भी हमने पढ़ लिया था। अब चैप्टर का अगला टॉपिक आता है कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। तो अब हमारा पॉइंट आएगा वैद्युत क्षेत्र। क्या आएगा? वैद्युत क्षेत्र। ध्यान समझिएगा। इतनी इजी वे से समझाऊंगा ना कि आपको 7 पुस्तों तक वैद्युत क्षेत्र याद रहेगा कि वैद्युत क्षेत्र होता क्या है। हमने अभी क्या पढ़ा पीछे कूलाम के नियम में कि कोई दो आवेश होते हैं, उनके बीच बल लगता है, और मैंने इसी बल का एग्जाम्पल आपको दिया था कि ये हमारी हाथ है, हम इसको उठाते हैं तो हम इस पर बल लगाते हैं। यही चीजें आपको बताएगी। तो जैसे हमारा हाथ बल लगा रहा है इस पर, वैसे ही दो आवेश अपने आप में बल लगाते हैं। ठीक है? हाँ सर, ठीक है। अब ये बताइए, इसको हम रख दिए वहां पे, ठीक है? इसको हम रख दिए थोड़ा सा आपसे आगे, समझ जाइए। जैसे वो कैमरा है, ये है, मान लीजिए। देखिए, अब इसको हम यहाँ पे बल लगा पाएंगे? नहीं लगा पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसको हम टच नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारा एक निश्चित क्षेत्र है, हमारी एक निश्चित सीमा है जहां तक हम बल लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर मार कर रहेगा तो इसको खींच के ला सकते हैं, लेकिन अगर वहां पे दूर रख दिया जाए तो क्या हम वहां से ऐसे खींच ला पाएंगे? नहीं ला पाएंगे। हमारी जितने हाथ की डिस्टेंस है उतनी दूरी तक तो हम चीजों को ला सकते हैं, लेकिन अगर उससे दूर वस्तु रखी हुई है और हमें उसे उठाना है तो या तो हमें आगे चल कर जाना पड़ेगा, या नहीं तो कोई ऑब्जेक्ट दूसरा लेना पड़ेगा जिससे हम उसको पास लाएंगे फिर उठाएंगे। ऐसा तो नहीं कि हाथ हमारी कितनी भी लंबी चली जाएगी और किसी भी वस्तु को हम उठाकर ला सकते हैं। ठीक उसी प्रकार इस आवेश के साथ भी होता है। जो आवेश हम लोग कल पढ़ रहे थे, जिसे हम Q से रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो ये जो आवेश है इसके साथ भी ठीक ऐसा ही होता है। इसके पास भी हमारी हाथ की तरह समझ सकते हैं, एक हाथ है जो वहीं तक वैद्युत क्षेत्र लगा पाता है, वहीं तक वैद्युत बल लगा पाता है। इस हाथ से अगर दूर चीजें निकल जाती हैं तो ये वैद्युत बल नहीं लगा पाता है। समझिएगा ध्यान से। जिस प्रकार हम अपने हाथ से हाथ के निकटतम वस्तु को उठा सकते हैं, इससे जो दूर वस्तु रखी हुई है उसे नहीं उठा सकते। जैसे देखिए, ये लाइन है और हमें इसको टच करना है, तो ये वाली लाइन तो हमारे क्षेत्र में, इसको हम लेके इरेज कर दिए। अब उसको हम कैसे इरेज करें? वहां तक हम पहुंच ही नहीं पा रहे, या तो हमें आगे जाना पड़ेगा, तब जाके हम इसको इरेज कर पाएंगे। तो ठीक इसी प्रकार इसका भी एक क्षेत्र है, इस आवेश का जो बल लगाने का एक क्षेत्र है, इसकी भी एक दूरी है, एक सीमा है हमारी हाथ की तरह। और जो हमारा हाथ होता है वैसे ही इसकी एक लाइन की तरह से सीमा होती है जिसे हम वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं। जिस प्रकार जितनी दूरी हमारी हाथ जा पाएगी उतनी दूरी पर ही हम बल लगा पाएंगे, इसी प्रकार जितनी दूरी तक इसका ये वैद्युत क्षेत्र रहेगा इस आवेश का, उसमें उतना ही बल ये लगा पाएगी। अब एक चीज और समझिएगा, ये देखिए, दो लाइनें हमने ली, हमारा हाथ यहां तक पहुंच पा रहा है, ठीक है? अब दोनों को हमें इरेज करना है, तो इसको तो हम आसानी से ऐसे इरेज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें मेहनत करना पड़ेगा। या कोई चीज आपके दूर रखी हुई, तो इससे आप उठाएंगे, जितनी दूर जाएंगे, यहाँ पे रहेगा तो आसानी से उठा सकते हैं। थोड़ी सी अगर दूर है, आपके करीब भी है, दूर है, तो उसमें आप कम बल लगाएंगे, जबकि आप यहाँ पे ज्यादा बल लगा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जितना कोई पास रहेगा इसके वैद्युत क्षेत्र के, उतना ही उस पर ये अधिक बल अप्लाई कर सकेगी। ठीक है? तो अब अगर आप इसको समझ गए होंगे तो अब हम बात करेंगे साइंटिफिक तरीके से जो हमें पढ़ना है। ये तो हो गई समझाने वाली बात, यहां तक तो हो गई समझाने वाली बात, ठीक है? अब यहां पर ध्यान देंगे हम लोग। अब कह रहा है कि किसी आवेश के, किसी बिंदु आवेश के चारों, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? किसी बिंदु आवेश के चारों ओर स्थित वह क्षेत्र जिसमें किसी परीक्षण या कोई अन्य आवेश लाने पर, जिसमें कोई अन्य आवेश लाने पर यह आवेश उस पर क्या करता है? आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगाता है। ठीक है? तो उस क्षेत्र को क्या बोलेंगे? वैद्युत क्षेत्र बोलेंगे। फिर से मैं एक बार बोल देता हूं, सुन लीजिएगा। किसी बिंदु आवेश के चारों ओर स्थित वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वह आवेश अपने ऊपर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को महसूस करता है, उसे क्या बोलते हैं? वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं। मैं लिखूंगा नहीं, डिफिनेशन में बोल रहा हूं, आप लिख लीजिएगा।
कि किसी बिंदु आवेश, अभी यहाँ पे बिंदु आवेश क्यों बोल रहा हूँ उसको भी डिस्क्राइब करूंगा, पहले आप इसको लिख लीजिए कि किसी बिंदु आवेश के चारों ओर स्थित वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वह आवेश अपने ऊपर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को महसूस करता है, उस क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? उस क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अच्छा, अब इसकी 2-3 डिफिनीशन है। पहला डिफिनीशन आपने पढ़ लिया। अब यहां पे मैंने बोला बिंदु आवेश, अभी तक तो मैं आवेश ही कह रहा था, धनात्मक ऋणात्मक तो हमने पढ़ा ही। अब ये भी एक 2 प्रकार के आवेश हो जाते हैं, एक होता है बिंदु आवेश और एक हो जाता है परीक्षण आवेश, और एक हो जाता है हमारा क्या? परीक्षण आवेश। तो देखिए ये आवेश परीक्षण आप नाम से ही समझ सकते हैं, तो इसको हमने खुद परीक्षण के लिए समझ सकते हैं, डिस्कवर किया है। इस आवेश का न कोई वैद्युत क्षेत्र होता है, क्या ध्यान रखेंगे? इस आवेश का न कोई वैद्युत क्षेत्र होता है, न कुछ होता है, और ये आवेश सदैव धनात्मक होता है। परीक्षण आवेश कैसा होता है? सदैव धनात्मक। ठीक है, ये आवेश क्या हो सकता है? ये धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों हो सकता है, लेकिन ये सदैव धनात्मक होता है। तो इन दोनों में ये, और बिंदु आवेश का अपना क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र होता है, इसका अपना वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। परीक्षण आवेश का वैद्युत क्षेत्र नहीं होता, ये सब नोट बना के लिखते जाएंगे, वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। जबकि बिंदु आवेश का वैद्युत क्षेत्र होता है। अब वैद्युत क्षेत्र क्या समझ में आ गया? वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर यह आवेश उसके ऊपर बल लगाता है, उस क्षेत्र को ही क्या बोलते हैं? वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं। अब 1-2 पॉइंट और ध्यान से सुनेंगे। जिस प्रकार इन चीजों को आपने सुना, अब वैद्युत क्षेत्र के भी एक, पहले आपको इसके गुण बताऊंगा, पहले क्या होता है समझ गए, फिर उसके गुण के आधार पर एक परिभाषा और बनती है, जो आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। पहला वाला ही मुझे सटीक लगता है। तो वैद्युत क्षेत्र के गुण, अब इसके कुछ गुण भी हैं, इसके कुछ क्या है? गुण भी हैं। इसके कुछ क्या है? गुण भी हैं। अब क्या गुण है? ये गुण 4 गुण आता है लिखने के लिए, याद रखिएगा। 4 गुण या लक्षण बोल सकते हैं, लिखने के लिए पेपर में आता है। तो ये है इंपॉर्टेंट भैया, इसको डाल लीजिए, स्टार बना लीजिएगा। पहला, इसको याद रखना है, बहुत जरूरी है। पहला वाला तो एकदम याद होना चाहिए। पहला कि जो वैद्युत क्षेत्र होता है, क्षेत्र सदैव, अच्छा इसे वैद्युत, कहीं कहीं वैद्युत बल क्षेत्र भी बोलते हैं, वैद्युत बल रेखा या वैद्युत बल क्षेत्र। ठीक है, तो पहले ये वैद्युत बल रेखाओं के गुण है, ये वैद्युत बल रेखाओं के गुण है, वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत बल रेखा, अच्छा पहले वैद्युत बल रेखा आपको बता दूं, चलिए वैद्युत क्षेत्र। अब वैद्युत क्षेत्र में जैसे ये भी बताया ना वैद्युत बल रेखा क्या है, देखिए क्यों बताया, इसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र होता है। तो यही जो क्षेत्र होता है ना, ये जो रेखाएं मैं बना रहा है, इसी को बोलते हैं वैद्युत बल रेखा। क्या बोलते हैं इसको? वैद्युत बल रेखा। ठीक है, अब वैद्युत बल रेखा की परिभाषा क्या होती है, लिख लीजिएगा। तो वैद्युत बल रेखा, वैद्युत बल रेखा वह निष्कोणीय वक्र है। वैद्युत बल रेखा वह काल्पनिक, वैद्युत बल रेखा काल्पनिक, यहां पे ध्यान रखिए, काल्पनिक मतलब इसकी कल्पना की गई है। ठीक है, इसकी कल्पना की गई। जैसे हमारा हाथ है तो हाथ की तरह इसको, हाथ तो हमारा रिलेटिव है, हम इसको देख पा रहे हैं, लेकिन इसके हाथ की तरह मैंने एग्जांपल जैसे दिया तो इसको कल्पना किया गया। ठीक है, तो वैद्युत बल रेखा वह काल्पनिक निष्कोणीय वक्र है जिसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा धनात्मक आवेश की दिशा को प्रदर्शित करती है, धनात्मक आवेश की गति की दिशा को प्रदर्शित करती है। किसको प्रदर्शित करती है? धनात्मक आवेश की गति की दिशा को प्रदर्शित करती है। चलिए अब इसको इरेज करता हूं, अब इसके गुण जानना जरूरी है।
धनात्मक आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। इसको प्रदर्शित करती है धनात्मक आवेश को। फिर से एक बार बोल देता हूँ, शायद मुझे लग रहा है कुछ मैंने गलत रिपीट कर दिया। वैद्युत बल रेखा वह काल्पनिक, वैद्युत बल रेखा वह काल्पनिक निष्कोणीय वक्र है जिसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर धनात्मक आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है, उसे वैद्युत बल रेखा कहते हैं। अब वैद्युत बल रेखा के कुछ गुण भी हैं, इसे वैद्युत बल क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र भी कहते हैं। तो वैद्युत बल रेखा के बारे में हम पढ़ेंगे। रेखा के गुण भाई आता है, देख लीजिए मैं लिखा था इंपॉर्टेंट, मजाक में इसको मत लीजिएगा। जो भी चीज़ें यहाँ पे बोल देता हूँ इंपॉर्टेंट, ठीक है, उसको मजाक में यहाँ से लिया मत कीजिए। पहला कि वैद्युत बल रेखाएं सदैव, वैद्युत बल रेखाएं कौन बताएगा? सदैव धनात्मक आवेश से उत्पन्न होती हैं। धनात्मक आवेश से उत्पन्न होती हैं तथा ऋणात्मक आवेश पर समाप्त होती हैं। इसका अर्थ क्या? इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे मान लीजिए ये प्लस क्यू है, ये क्या है? ये प्लस क्यू आवेश है, तो इसी से ही वैद्युत बल रेखा निकलेगी, ठीक है। और ये कहां समाप्त हो जाएगी? माइनस क्यू पर आके ये ऐसे समाप्त हो जाएगी। ठीक, यहां तक तो सर समझ में आया, लेकिन अब ये बताइए, ठीक है, यहां समझ में कहां समाप्त होकर माइनस पे। वैद्युत जब एक धनात्मक आवेश था तब तो हमने ऐसे वैद्युत बल रेखा निकाल दिया, लेकिन जब ऋणात्मक आवेश होगी तो जब ऋणात्मक आवेश से वैद्युत बल रेखा निकलती है तो वो बल लगाएगी नहीं किसी धनात्मक पे? नहीं, उससे भी वैद्युत बल रेखाएं हम लोग निकालते हैं। कैसे निकालते हैं ये ध्यान देंगे। प्लस क्यू से तो ऐसे बाहर की ओर से निकल रही हैं, तो बस इसको एंट्री करवा देते हैं, ऐसे निकलेंगे इससे भी चारों ओर, बस दिशा क्या होगी? विपरीत होगी। कैसे बता रहा हूं, माना जाता है, ठीक है, इसकी दिशा क्या हो जाएगी? अंदर की ओर। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। धनात्मक आवेश ऐसे, ऋणात्मक आवेश ऐसे, और निकलती किससे है? धन से। समाप्त कहां पे हो जाती है? ऋण पे। ये देखिए फिगर साफ साफ, ये पहला वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट था, इसीलिए इसको 2-3 प्रकार से फिगर बना के समझा दिया। मैं पहले से बोलता हूं 11th नहीं पढ़ा आपने, कोई बात नहीं, एक भी क्लास हमारी मिस नहीं की। तो फिजिक्स में 95+, फिजिक्स और मैथ में 95+ का जिम्मेदारी मैं लेता हूं अपने इसी चैनल पर। भाई साहब ये सब कर लोगे ना तो कोई भी एंट्रेंस एग्जाम तुम क्रैक कर लोगे। यार बताओ, कहाँ इस प्रकार से डीपली पढ़ाया जाता है? कहीं भी किसी यूट्यूब चैनल पर इस प्रकार से कहीं डीपली नहीं बताया जाएगा। कोर्स उठाया जाएगा, खत्म करवा दिया जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। चलिए, पहला पॉइंट हो गया। और वो भी पूरी व्यवस्था यहाँ पे फ्री दी जा रही है, बस आप लोग को सपोर्ट बनाए रखना है। चलिए दूसरी, अगर दूसरी की हम बात करते हैं, पहला क्या हुआ कि वैद्युत बल रेखाएं सदैव धनात्मक आवेश से उत्पन्न होती हैं तथा ऋणात्मक आवेश पर खत्म होती हैं। पहला पॉइंट हमें मिल गया कि चलो भाई धनात्मक आवेश से खत्म हो गई और ऋणात्मक पर। अब देखिए वैद्युत बल रेखा के, जो अभी इसके हमने डिफिनीशन में बोला, वैद्युत बल रेखा के, किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर धनात्मक आवेश
उस बिंदु पर धनात्मक आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है, बल की दिशा को प्रदर्शित करती है, जो चीजें भी हमने पढ़ी। हमने भाई वैद्युत बल रेखा को तो इससे परिभाषित किया था ना, वह काल्पनिक निष्कोणीय वक्र है जिसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा धनात्मक आवेश पर लगने वाली बल की दिशा को प्रदर्शित करती है, और यही पॉइंट सेकंड भी बनता है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे इसको भी। ये देखिए क्यू है, इधर की ओर इससे निकल रहा है, प्लस क्यू है तो बाहर की ओर। तो ये बताइए कैसे बोला गया। अब इसके ऊपर मान लीजिए हम यहाँ पे स्पर्श रेखा खींच दें यू। अब हमने बोला कि ये बल की दिशा को प्रदर्शित कर रही है, कौन सा बल, जो इस पर लग रहा है। तो इस पर बल माइनस वाला ही लगाएगा ना, तो माइनस वाला अंदर की ओर ही जाएगा, तो इधर की ओर इसको माइनस खींचेगा, तो बल की दिशा भी किधर हो गई, इधर ही हो गई। प्लस वाला माइनस वाले को इधर की ओर खींचेगा, तो दिशा कैसी हो गई, इधर की ओर हो गई। ठीक इसी प्रकार अगर ऋणात्मक वाले को भी ले लिया जाए तो इसके अंदर की ओर आ रही है, तब इस पे स्पर्श रेखा खींच दीजिए भाई। लीजिए सर, हम यहाँ पे स्पर्श रेखा ऐसे खींच दिए, ये भी किसको प्रदर्शित कर रही है, ऐसे। और जब कहीं धनात्मक आवेश है तो ये किधर आएगा, माइनस की ओर ही आएगा। दिशा कैसी है, सेम है। तो किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा किसको प्रदर्शित कर रही है, धनात्मक आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित कर रही है। अब एक तीसरा और लास्ट पॉइंट, नहीं लास्ट पॉइंट नहीं बोलेंगे, तीसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये देखिए आपसे पूछता है। ये एक जो मैं बताने जा रहा हूँ, देखिए इसका तो आपको क्वेश्चन में यूज आएगा, ये वाला परिभाषा के रूप में हो जाएगा, लेकिन ये वाला जो है ये वाला बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में पूछा जाता है, इसीलिए इसको ब्लैक से लिख देता हूँ। ये बोल रहा है कि वैद्युत बल रेखाएं कभी भी दो वैद्युत बल रेखाएं, कभी भी दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित यानी कि काटती नहीं है, एक दूसरे को काटती नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा होता है, क्योंकि इसका मेन रीजन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि ऐसा होता है तो किसी एक बिंदु पर धनात्मक आवेश पर लगने वाली दो दिशाओं को प्रदर्शित है। किसी एक बिंदु पर दो दिशाओं को प्रदर्शित करेगा भाई। अगर ऐसा होता है तो दो दिशाओं को प्रदर्शित करेगा ना। ठीक है, तो एक दूसरे को काटता है तो स्पर्श नहीं, पहले यहाँ पे थोड़ा सा स्पर्श रेखा नहीं खींचाना हमने। बल की दिशा कब लगाएंगे, जब स्पर्श रेखा खींचेंगे। ठीक है, काटती हैं तो बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर बल की दो दिशाओं को प्रदर्शित करेगा, जो कि असंभव है। दो दिशाओं को प्रदर्शित करेगा, जो कि असंभव है, जो कि असंभव है, जो कि क्या है, जो कि असंभव है। क्यों असंभव है, क्यों असंभव है, यहाँ पे देखिए हम देखेंगे। ये समझ लीजिए, मान लीजिए एक ये क्यू आवेश था, इसमें से एक यहाँ से निकली, एक यहाँ से निकली, काट दिए एक दूसरे को। जब ये एक दूसरे को काट देती है तो इस बिंदु पर लगने वाले बल की दिशा कैसे होगी। इससे स्पर्श रेखा खींचेंगे तो F इधर की ओर प्रदर्शित करेगा, और इससे खींचेंगे तो F इधर की ओर। अब क्या एक ही बल की दो दिशा हो सकती है। अब जैसे हम इसको उठा रहे हैं तो बल ऊपर की ओर हम लगा रहे हैं। अब ऐसा नहीं हो सकता है ना कि बल इधर भी लग रहा है और ऊपर भी लग रहा है। कैसे संभव है, दोनों या तो माइनस होकर रुक जाएगा,
या दोनों माइनस होकर रुक जाएगा। अगर मान लीजिए देखिए 5 न्यूटन का हम इधर से लगा रहे हैं, 5 न्यूटन का इधर से, तो यहीं पे रहेगा। अगर ये 6 न्यूटन का कर दिया तो इधर 5 वाला कैंसिल हो जाएगा, इधर 1 न्यूटन का बल लगने लगेगा। दिशा भले दोनों तरफ से बल लगाई जा रही है लेकिन दिशा एक ही रहेगा। वही चीज यहां पर भी है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे रीजन पूछता है कि दो स्पर्श रेखा, कभी भी दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर नहीं काटती हैं, क्यों? तो वहां पर रीजन देंगे क्योंकि उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाएं उस बिंदु पर लगने वाली बल की दो दिशाओं को व्यक्त करेंगी जो कि असंभव है। अतः वैद्युत बल रेखाएं किसी एक बिंदु पर एक दूसरे को नहीं काटती हैं। चलिए, ये भाई ध्यान रखना है। अब एक लास्ट पॉइंट है, उसको आप लिख लीजिएगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। वैद्युत बल रेखाएं लचकदार डोरी के समान होती हैं। वैद्युत बल रेखाएं लचकदार डोरी के समान होती है तथा यह सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। ये चौथा पॉइंट है, इसे आप नोट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने वैद्युत बल रेखाओं के गुण पढ़ लिए, वैद्युत बल रेखाओं के गुण पढ़ लिए। अब देखिए फिर वही चीज आ गया, अब यहाँ से फिर वही चीज आ गया। जैसे हमने वैद्युत बल के बारे में पढ़ा था, भाई वैद्युत बल तो होता है, कितना होता है, कैसे होता है, कौन बताएगा? तो वो बता दिया कुलाम सर ने। अब वैद्युत क्षेत्र भी होता है, ठीक है भाई, तो वैद्युत क्षेत्र कहाँ अधिक होता है, कहाँ कम होता है, ये कौन बताएगा? तो वो बताने के लिए एक शब्द दिया गया जिसे बोला गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नाम दिया गया। किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र कितना है, कब कहाँ अधिक है, कहाँ कम है, उसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा गया। तो इसको कैसे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे परिभाषित करेंगे? तो लिखिएगा इसकी परिभाषा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर लगने वाले वैद्युत क्षेत्र के मान को कहते हैं। किसी बिंदु पर लगने वाले वैद्युत क्षेत्र के मान को कहते हैं, ठीक है। कहाँ पर अधिक लग रहा है, कहाँ पे कम, जहाँ पे अधिक होगा वहाँ पे वैद्युत क्षेत्र कम, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी, जहाँ पे बल कम लगेगा वहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी। समझिएगा, चीज़ों को थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगा। और समझ रहे ना, समझाने क्या जरूरत है, जहाँ पे हाथ मिटा रहा था समझ रहे, जो मिट जा रहा था आसानी से, तो वहाँ पे वैद्युत क्षेत्र हमारे बल अधिक था, आसानी से जो दूर था वहाँ पे मिट रहा था लेकिन कम लग रहा था, तो वहाँ पे वैद्युत क्षेत्र लग रहा है लेकिन वहाँ पे तीव्रता बल लग रहा है लेकिन तीव्रता क्या है, कम है, कम बल लग रहा है। और जो पास है वहाँ पे तीव्रता अधिक है तो वहाँ बल क्या लग रहा है, अधिक लग रहा है। तो इसी को परिभाषित किया गया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किसी परीक्षण आवेश पर लगने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को वैद्युत बल, वैद्युत किसी आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल तथा उस आवेश के परिमाण के अनुपात से परिभाषित किया गया है। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, ये वास्तव में क्या है, तो ये है किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले, मैं लिख देता हूं ये किसी परीक्षण, मेन परिभाषा ये है किसी परीक्षण आवेश। एक बार थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, कुछ लग रहा है कंफ्यूज है बच्चे। ये देखिए, ये यहाँ से निकला, ये प्लस क्यू था, यहाँ से वैद्युत क्षेत्र निकला, तो देखिए यहाँ पे जो इसको ई से रिप्रेजेंट करते याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इसका मान अलग होगा, यहाँ पे अधिक होगा, यहाँ पे कुछ कम होगा, सब बिंदु पर अलग अलग मान होगा। जैसे अगर कोई चीज़ हमें यहाँ से उठानी है, हम आसान बहुत तेज से उठा सकते हैं, अभी यहाँ पे रख दिया जाए, यहाँ से उठानी है थोड़ा सा कम बल लगेगा, यहाँ पे उठानी है खुद गिर जाएगा, लेकिन यहाँ से हम निश्चित उठा सकते हैं। तो उसी प्रकार हर एक जगह से क्या करें, अधिक अधिक कम, मतलब बल अलग अलग लग रहा है, ठीक है। इसमें भी जो आवेश के पास होगा वहाँ पे अधिक, जो दूर होगा वहाँ पे कम। चलिए, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले, किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को किसी एकांक कर देंगे तो परिभाषा बन जाएगा ना,
किसी एकांक परीक्षण, इससे पहले मैंने आपको बताया था किसे नापते हैं, किसी आवेश पर लगने वाले बल तथा उस आवेश के परिमाण से नापते हैं। तो परिभाषा बनाना है तो यहाँ पर हम एकांक कर देंगे, आवेश एक कर देंगे, बता रहा हूँ सारी चीजें। तो किसी एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। किसी एकांक परीक्षण आवेश पर, क्या बोला मैंने, यदि वैद्युत क्षेत्र में रखे गए धन परीक्षण आवेश, ठीक है, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल से नापते हैं। किसी एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को ही या बल से नापते हैं। अब क्या है देखिएगा, जैसे मान लीजिए कोई दो आवेश है, ये आवेश प्लस क्यू है, इससे दूरी पर ये देखिए परीक्षण आवेश, इसे क्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। इनके बीच बल F लग रहा है। अरे पर क्या कौन सा बल, प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो इनका जो E का मान होगा ये क्या होगा, F बाई परीक्षण आवेश के अनुपात को, ठीक। और इसी को अगर हम एकांक कर दे तो ये क्या हो जाएगा, F बराबर E हो जाएगा। इसी चीज को मैं आपको समझाना चाह रहा था, तो इसको आपको थोड़ा सा समझना होगा। अब इसका सटीक कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे E वेक्टर इक्वल टू F वेक्टर अपॉन में Q नॉट। Q नॉट क्या है, परीक्षण आवेश। यहाँ पे लिख लेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि, सदिश भी याद करते चलेंगे क्योंकि इसकी दिशा है ना सदैव धनात्मक आवेश बाहर की ओर। तो चलिए ये था हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका फॉर्मूला भी पढ़ लेंगे हम, ठीक है। अब देखिए इसी फॉर्मूले से मैं एक चीज आपको यहीं पे समझा दे रहा हूँ। अब मान लीजिए, अब हमको देखिए जो चीज़ हमको समझा रहा है, पहले बता रहा था वही चीज़ देखिए, आप फॉर्मूला थोड़ा आपको बताऊंगा। हमने क्या बोला था कि हर एक जगह का अलग अलग E का मान होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अलग अलग होता है। तो मान लीजिए इस आवेश, यहाँ पर अगर कोई आवेश Q रखा हुआ है तो उस पर कितना बल लगेगा, तो उस पर बल कितना लगेगा, F इक्वल टू E इंटू क्यू। अब आप इसको कहीं भी रखिए, कहीं भी आवेश रखेंगे उसके ऊपर कितना बल लगेगा, सब जगह अलग अलग लगेगा, वो बल आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ से समझनी होगी। चलिए अब मैं आगे आपसे बात करूंगा। आज का लास्ट टॉपिक, वैद्युत क्षेत्र की किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालेंगे हम लोग। ये वैद्युत क्षेत्र फिर आज यहीं समाप्त हो जाएगा। फिर कल हमें एक टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद से ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। चलिए देखिएगा क्या है ये, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E से उसको रिप्रेजेंट कर दिया मैंने। अब देखिए इसका फिगर बना लेते हैं। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट धनात्मक आवेश है Q, बिंदु आवेश है, और यहाँ पे कोई परीक्षण आवेश है Q नॉट, या Q ले लीजिए, कोई भी आवेश ले लीजिए आप। ये दूरी इससे कितनी है, R है। हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालना है। तो पहले हम बल निकाल लेंगे। क्यों बल निकालेंगे, क्योंकि E इक्वल टू हमने क्या पढ़ के अभी आया, F बाई Q। तो यहाँ से हम बल निकाल लेते हैं। अच्छा इसको Q1 कर दीजिए, इसको Q कर दीजिए, इसको Q नॉट कर दीजिए। तो यहाँ से हमने पहले बल निकालेंगे। तो बल क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1। तो यहाँ पे Q है और Q1 की जगह क्या है, Q नॉट बटे R स्क्वायर। बीच की दूरी कितनी है, R। अब E निकालना है, हो गया E निकल गया यहीं पे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q नॉट बाई R स्क्वायर इंटू में Q, क्योंकि यहाँ पे Q, ये Q रहेगा ना, Q कौन सा Q नॉट वाला जिस पर हम निकाल रहे हैं, ठीक है, जिसका हम निकाल रहे हैं। तो हम बिंदु P पर निकाल रहे हैं। यहाँ पे बिंदु P पर आवेश रखा हुआ है, तो बिंदु P पर यहाँ पे लिख भी देंगे P पर, ये EP लिख दीजिए इसको, बिंदु P पर, ठीक। अब इससे ये कट जाएगा। अब आगे आपका नेक्स्ट फॉर्मूला E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। तो ये बल आपको नहीं भी पता रहेगा तो आप किसी आवेश की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। किस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से। अब अगर आपसे बोला जाए कि ये आवेश Q है जिसका 5 कूलाम का ये आवेश है,
5 कूलाम का आवेश है। इससे 2 मीटर की दूरी पर कितनी विद्युत क्षेत्र होगी, 3 मीटर की दूरी पर कितनी विद्युत क्षेत्र होगी, 5 मीटर की दूरी पर कितनी विद्युत क्षेत्र होगी, आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। 5 यहाँ पे आर का मान रख देंगे और यहाँ पे कूलाम का मान, 2 मीटर पे निकालना है तो आर की जगह 2, कूलाम तो 5 ही रहेगा। 3 मीटर पे निकालना है आर की जगह 3 और इसका मान कितना होता है पता ही है, 9 × 10⁹ तो ये सारी चीजें आज हमने सीखी और इसी के साथ आज हमने वैद्युत क्षेत्र पढ़ लिया। अब एक वैद्युत द्विध्रुव आता है जिसको हम कल पढ़ेंगे, उसी के साथ ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। तो चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जमे रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को चैनल पे जोड़िए।